नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 22 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित इशू को। 2-3 सोर्सेज से कंपाइल करके ये इशू हम डिस्कस करेंगे, लाइव मिंट और थोड़ा ट्रेडिशनल नॉलेज भी डोमेस्टिक वर्कर्स। उसके अलावा दूसरा आर्टिकल हम हिंदू का डिस्कस करेंगे। ये शशि थरूर का आर्टिकल है। इसमें देखो काफ़ी सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। व्हाट इज़ नेशन स्टेट, व्हाट इज़ स्टेट नेशन, व्हाट इज़ सिविक नेशनलिज्म, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको इस आर्टिकल से क्लियर होंगे। और नीचे ये जो आर्टिकल है ये है इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप, ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो आपको आज अटेम्प्ट करना है डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित, लैक ऑफ प्रॉपर डेटा एंड वेलफेयर स्कीम्स असिस्टेंस टू डोमेस्टिक वर्कर्स हैज कंपाउंडेड देयर प्रॉब्लम्स इन पेंडेमिक। महामारी के दौरान डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए वेलफेयर असिस्टेंस, वेलफेयर स्कीम्स की असिस्टेंस और प्रॉपर डेटा का अभाव, इन दोनों चीज़ों का जो अभाव है ना, इसकी वजह से डोमेस्टिक वर्कर्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। आपको डोमेस्टिक वर्कर्स के इशू डिस्कस करने हैं और कुछ मेजर्स बताने हैं उन इश्यूज को एड्रेस करने के। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कोट ये है, ऑन द मैटर ऑफ स्टाइल स्विम विद द करंट, ऑन द मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स स्टैंड लाइक ए रॉक। जब प्रिंसिपल्स की बात आए, जब तो देखो चट्टान की तरह खड़े हो जाओ। प्रिंसिपल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन फैशन की जब बात आए तो करंट के साथ बह लो। ये बात बोली थी थॉमस जेफरसन ने। और कल जो कोट था वो आपने ट्राई किया घर, जो आपको लिखना था 150 वर्ड्स में, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स को हरी झंडी दिखाई। देखो, जो लेबर ब्यूरो है ना, वो 5 सर्वेज कंडक्ट कर रहा है। एक सर्वे माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर, दूसरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उसके ऊपर, तीसरा प्रोफेशनल्स जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उनके ऊपर, और चौथे नंबर पे ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, और 5वें नंबर पे डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर सर्वे, जो कि आज के हमारे इस टॉपिक का इशू है। देखो, प्री में यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है, जैसे ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स हाल ही में कंडक्ट हुआ था, किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया? लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, सीएसओ के द्वारा, एनएसओ के द्वारा, या फिर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो प्री के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात ये उठती है, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी इस ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स में? इस प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी कि हमारे देश में नेशनल लेवल पर कितने डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स मतलब वो वर्कर्स जो घर का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे खाना बनाना, सफाई, कपड़े, ये सब चीज़ें। तो इस सर्वे का मकसद ये है, ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि स्टेट लेवल पर भी डोमेस्टिक वर्कर्स की संख्या का पता लगाना। इसके अलावा इस सर्वे के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाएगी कि कितने डोमेस्टिक वर्कर्स घर में रहकर ही काम करते हैं, यानी 24 घंटे घर में ही रहते हैं। कितने डोमेस्टिक वर्कर्स ऐसे हैं जो 1 घंटे के लिए आते हैं और काम करके चले जाते हैं। कितने डोमेस्टिक वर्कर्स की जो एम्प्लॉयमेंट है वो फॉर्मल है, और कितने डोमेस्टिक वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनफॉर्मल है। कितने डोमेस्टिक वर्कर्स माइग्रेंट्स हैं, यानी दूसरे स्टेट या फिर दूसरी सिटी से आगे काम कर रहे हैं। ये सारी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स में कलेक्ट की जाएगी, और ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है लेबर ब्यूरो के द्वारा। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया में 4 मिलियन डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं। 4 मिलियन मतलब 40 लाख, और 40 लाख में से ज़्यादातर जो हैं वो तो देखो माइग्रेंट्स हैं, महिलाएं हैं, और काफ़ी बार तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे भी, माइनर जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो भी डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर काम करते हैं। और देखो, जाति की बात करें तो डोमेस्टिक सर्वेंट्स अधिकतर टाइम वल्नरेबल कम्युनिटीज से होते हैं, जैसे आदिवासी, दलित, लैंडलेस, ओबीसी। बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स ऐसे हैं जो एक दिन में कम से कम 15 घंटे काम करते हैं और 7 दिन काम करते हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं। बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स ऐसे हैं जो कई सारे घरों में एक साथ काम करते हैं और हर घर में 2-3 या फिर 3-4 घंटे देते हैं। वैसे देखो, इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो 189th कन्वेंशन है, जिसको जाना जाता है कन्वेंशन ऑन द डोमेस्टिक वर्कर्स के नाम से,
इसको इंडिया ने साइन तो किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। वैसे मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया ये बीच में क्यों छोड़ देते हैं, मतलब साइन करके रेटिफाई करना भूल गए क्या? इस कन्वेंशन में देखो ये कहा गया है कि डोमेस्टिक वर्कर्स को डेली और वीकली बेसिस पर भी कुछ रेस्ट आवर्स दिए जाएं। उनकी जो पेमेंट है वो मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए और वो अपने हिसाब से चूज करके उन्हें रहना कहाँ है और छुट्टी कहाँ बितानी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहती है कि हर 25 में से एक जो वुमेन वर्कर है ना इस दुनिया में वो डोमेस्टिक वर्कर हैं। आगे देखो हम ये डिस्कस करते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स के द्वारा क्या क्या इशू फेस किए जाते हैं। देखो डोमेस्टिक वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन है ना इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कीजिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कीजिए, इन दोनों को छोड़ दें तो तीसरे नंबर पे डोमेस्टिक वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला डोमेन है। और आगे आगे तो आपको पता है अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और मिडिल क्लास का जो दायरा है वो भी एक्सपेंड होता जा रहा है, तो डोमेस्टिक वर्कर्स की संख्या आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। बट चूंकि ये सारे डोमेस्टिक वर्कर्स ज़्यादातर देखो इनफॉर्मली काम करते हैं, इनका काम जो है वो इकोनॉमी में काउंट नहीं होता, तो कितना इनका कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो भी मेजर नहीं हो पाता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ डेटा। चूंकि देखो डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित प्रॉपर डेटा नहीं होता, तो कई बार ना सरकार जब स्कीम्स लॉन्च करना चाहती है उनके लिए, उनको कोई राहत पहुंचाना चाहती है, जैसे अभी कोरोना के टाइम पर, तो प्रॉपर ढंग से सरकार राहत नहीं पहुंचा पाती क्योंकि उनसे संबंधित डेटा नहीं है, डिटेल्स नहीं है। और वैसे बहुत सारे जो वर्क प्लेस संबंधित हमारे देश में कानून है ना, जैसे मिनिमम वेज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये सब तो डोमेस्टिक वर्कर्स पर लागू ही नहीं होते क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर घर में काम करते हैं, वो प्रॉपर वर्क प्लेस पे काम नहीं करते ना, जैसे फैक्ट्री में या फिर ऑफिस में, तो ये सब कानून उन पर लागू नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी पुअर कंडीशंस में डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं। बहुत बार आपने देखा भी होगा एम्प्लॉयर्स के द्वारा डोमेस्टिक वर्कर्स को धमकाया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और देखो एक बेसिक से बेसिक चीज़ देखिए, कई लोकेलिटीज़ तो ऐसी हैं जहां पर डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए टॉयलेट तक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये एस्टिमेट लगाता है कि पूरे वर्ल्ड में 15 साल से कम एज वाले 7.4 मिलियन बच्चे जो हैं वो डोमेस्टिक सर्विस में लगे हुए हैं। ये बच्चे देखो स्पेशली डेवलपिंग वर्ल्ड में काम करते हैं। डेवलप कंट्रीज़ में कानून बहुत सख्त हैं, डेवलप कंट्रीज़ में इस प्रकार की चीज़ों के लिए सज़ा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में लॉ तो हैं, जैसे इंडिया जैसे देश में उनका इन्फोर्समेंट अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी बाय पुलिस। कई बार देखो घर में कोई सामान गुम हो गया तो सीधा शक जाता है डोमेस्टिक वर्कर पर, और जो एम्प्लॉयर है वो पुलिस को शिकायत भी कर देते हैं कि हमारा ये सामान गुम हो गया, और हमें शक है डोमेस्टिक वर्कर के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको पॉइंट याद हो जाएगा। जो दीदी खाना बनाती है ना वो किसी दूसरे घर में भी काम करती हैं। तो एक दिन दीदी ने बताया कि मैं जब उस घर में काम कर रही थी ना तो उनका एक बॉक्स गुम हो गया, मतलब मिल नहीं रहा था, और उस बॉक्स में उनके अनुसार ट्रेडिशनल ज्वेलरीज थी। ट्रेडिशनल ज्वेलरीज मतलब जो उन्होंने इनहेरिट की है, विरासत में उन्हें जो मिली है, तो उनका डब्बा गुम हो गया। एकदम से बहुत ज़्यादा पुलिस को भी बुला लिया गया, आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया गया और बार बार मेरे से पूछा जा रहा तुम बताओ बता दो आराम से कहाँ है, मेरे ऊपर चिल्ला रहे, सब कुछ हो रहा। 1-2 घंटे तो मेरा बिल्कुल खून सूख गया। ये बात दीदी बता रही थी कि 1-2 घंटे तो मेरा पूरा खून सूख गया। उसके बाद उस घर में ना एक छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची ने बताया कि मैं उस डब्बे के साथ खेल रही थी तो मैंने वहाँ पे रखा है। तो बाद में वो एम्प्लॉयर जो शक कर रहा था दीदी पे, तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन बात वो है ना, वो डब्बा अगर नहीं मिलता, वो छोटी बच्ची अगर नहीं बताती कि मैंने खेलते खेलते वहाँ पे रखा है, कुछ दिनों पहले की बात है। देखो सीधी सी बात है, आप सब लोग रैशनल हो, हर डोमेस्टिक वर्कर बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं होता और दूसरा भी पक्ष बिल्कुल सही है, हर डोमेस्टिक वर्कर जो है वो धांधलेबाजी नहीं करता। बट ऐसा कुछ सोचने से पहले कानून का जो बेसिक जस्टिस का नियम है ना, 10 जो गिल्टी है ना वो बेसिक बरी हो जाएं, किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।
खैर, अगला पॉइंट, और कौन से इश्यूज फेस किए जाते हैं कोविड-19 के दौरान? देखो, जो डोमेस्टिक वर्कर्स की सैलरी है सबको नहीं मिली। सरकारों ने तो कहा था कि डोमेस्टिक वर्कर्स को सैलरी दीजिए, लेकिन 60% डोमेस्टिक वर्कर्स को काम से हटा दिया गया, उनको सैलरी नहीं मिली और इससे वो और ज़्यादा गरीबी के तले आ गए। होना क्या चाहिए? सजेशन क्या है? सबसे पहला पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होना चाहिए। देखो, हमारे देश में कानून तो काफ़ी हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेसेस एक्ट 2013 और मिनिमम वेजेस शेड्यूल्स नोटिफाइड इन वेरियस स्टेट्स। लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, कुछ कानून तो देखो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए हैं ही नहीं, लेकिन एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कानून होना चाहिए स्पेशल डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, जो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट की फेयर टर्म्स दे, जो कि ये इंश्योर करे कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो ठीक कंडीशंस में काम करें। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉइस। जैसे देखो, किसानों की यूनियन है जिन्होंने 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, लेबर यूनियन है, हमारे सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स की यूनियन है कहाँ है ही नहीं। मतलब कहने का देखो ये है, अलग अलग क्षेत्रों में अगर यूनियन बन सकती है तो फिर डोमेस्टिक वर्कर्स की यूनियन क्यों नहीं बन सकती? अगर देखो डोमेस्टिक वर्कर्स की यूनियन होगी तो वो बेहतर ढंग से अपनी आवाज़ उठा पाएगी, अपने अधिकारों को मांग सकेगी, तो डोमेस्टिक वर्कर्स को भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो 189th कन्वेंशन है, जिसको आपने रेटिफाई कर दिया है, नहीं सॉरी, जिसको आपने साइन कर दिया है, रेटिफाई नहीं किया है, उसको आप रेटिफाई भी कर दो। और रेटिफाई करने के बाद इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए आप कानून भी बनाओ पार्लियामेंट के थ्रू, जिसकी सहायता से जो मिनिमम वेज हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए वो इंश्योर किए जा सकें। नेक्स्ट है सेंसिटाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर। देखो, जो एम्प्लॉयर है ना, जिनके घरों में डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है कि डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ आप ठीक से बिहेव कीजिए, उनकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, उनकी डिग्निटी का ख्याल रखिए। तो ये सब चीज़ें एम्प्लॉयर को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। और जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, उनको भी फॉलो करना चाहिए, जैसे मैग्ना कार्टा फॉर हाउस होल्ड हेल्पर्स इन द फिलीपींस, राइट टू ऑर्गेनाइज कवरेज अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद मिनिमम स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड बाय द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इन हांगकॉन्ग, ए बेसिक कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1997, जो कि साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने से संबंधित हैं। बस एक लिखोगे वो भी बहुत है, 3 याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैग्ना कार्टा फॉर हाउस होल्ड हेल्पर्स इन द फिलीपींस। इस मैग्ना कार्टा में वही सब चीज़ें होंगी जो हमने अभी सजेशंस के तौर पर डिस्कस किया। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सिविक नेशनलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, नेशन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशन? नेशन का मतलब देखो ये है ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स द कॉमन आइडेंटिटी। मतलब नेशन एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो आपस में एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। जैसे देखो जर्मनी है, जर्मनी में लोग जो हैं वो आपस में एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। लैंग्वेज, वो सब जर्मन भाषा बोलते हैं। तो जर्मन जो भाषा है ना, वो सभी जर्मन लोगों को एक माला में पिरोती है, नेशन बनाती है। जर्मन नेशन हम बोल देते हैं। अब देखो जो मैंने बोला ना, नेशन इज द ग्रुप ऑफ पीपल जो आपस में एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। वो कॉमन आइडेंटिटी कुछ भी हो सकता है, धर्म हो सकता है, भाषा हो सकती है, कल्चर हो सकता है। मतलब उन ग्रुप के लोगों के बीच में कॉमन कुछ भी हो सकता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कुर्द हैं। अब कुर्द लोगों की जो एथनिसिटी है वो सेम है। वो नेशन तो है कुर्द, लेकिन स्टेट नहीं है। कुर्दों का कोई एक कॉमन देश नहीं है। अब देखो एक और चीज यहां पे, जब देखो किसी नेशन का स्टेट भी होना तो वो हो जाता है नेशन स्टेट। अब कुर्दों का एक स्टेट तो है नहीं, वो सिर्फ एक नेशन है। बट आप फ्रांस का एग्जांपल लीजिए। फ्रांस में जो लोग रहते हैं वो आपस में कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। वो कॉमन आइडेंटिटी क्या है बताइए? फ्रेंच लैंग्वेज। तो वहां पे फ्रेंच नेशन है, लेकिन उनका एक देश भी तो है। क्या? फ्रांस। यानी जो लोग फ्रेंच बोलते हैं उनका एक देश भी है जिसका नाम है फ्रांस। तो फ्रांस क्या हुआ? नेशन स्टेट। लेकिन जो लोग कुर्द हैं उनका नेशन तो है,
लेकिन एक स्टेट नहीं है, वो डिवाइडेड हैं। कुछ कुर्द इराक में रहते हैं, कुछ ईरान में रहते हैं, कुछ टर्की में रहते हैं। अब बात आती है इंडिया की। ये सब सुनने के बाद आपके मन में डेफिनेटली क्वेश्चन आया होगा, इंडिया का क्या इंडिया में कोई एक कॉमन आइडेंटिटी है जो सबको आपस में जोड़ती है? वो कॉमन आइडेंटिटी सभी लोग शेयर करते हैं। क्या कोई ऐसी कॉमन आइडेंटिटी है इंडिया में? क्या कोई एक कॉमन नेशन है इंडिया में? अब देखो, इसी पर ना व्यू डिवाइड हो जाता है। जो लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो राइट विंग वाले हैं, उनको यह लगता है कि सदियों से इंडिया एक महान सिविलाइजेशन रहा है, हिंदू सिविलाइजेशन, जो इस जगह पर रहने वाले लोगों को आपस में जोड़ती है। यानी उनका यह मानना है सदियों से इस जगह पर, यानी भारत में जो लोग रहते आए हैं ना, उनको एक कॉमन आइडेंटिटी आपस में जोड़ रही है, और वो कॉमन आइडेंटिटी है हिंदुइज्म। यही तो है जब वो हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं। और क्या है हिंदू नेशनलिज्म? यही तो है कि पूरे इस जगह पर, यानी पूरे देश में जो भी लोग रहते हैं, उनके बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी है, वो है हिंदुइज्म। समझ गए आप कंसेप्ट को? अब देखो, कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर कीजिए। कुछ लोग इस कंसेप्ट को नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, हम नहीं मानते इस चीज को कि देश में जो भी लोग रहते हैं उनको हिंदुइज्म आपस में जोड़ता है। उनका यह कहना है इंडिया में बहुत सारे नेशंस हैं, बहुत सारे नेशंस। जैसे देखो, पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं। पंजाब में जो लोग रहते हैं ना, उनको आपस में एक भाषा जोड़ती है, एक आइडेंटिटी जोड़ती है, वो है पंजाबी भाषा। तो पंजाब में एक नेशन है। उसी प्रकार से तमिलनाडु में एक अलग से नेशन है, एक भाषा आपस में सबको जोड़ती है, वो है तमिल। उसी प्रकार से इंडिया में तो बहुत सारे नेशंस हैं। इंडिया में कोई एक नेशन नहीं है, इंडिया में बहुत सारे नेशंस हैं। तो इंडिया नेशन स्टेट नहीं है। जैसे फ्रांस में सभी लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी जोड़ती है, वो है फ्रेंच लैंग्वेज, तो फ्रांस तो हो गया नेशन स्टेट। बट इंडिया में तो एक ऐसी कोई कॉमन आइडेंटिटी है ही नहीं जो पूरे देश को आपस में जोड़े। लेकिन इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग आइडेंटिटीज हैं जो लोगों को आपस में जोड़ती हैं। इसका मतलब इंडिया में एक नेशन नहीं है, इंडिया में बहुत सारे नेशंस हैं। तो इंडिया नेशन स्टेट नहीं है, इंडिया है स्टेट नेशन। मैं फिर से बोलता हूं, दूसरी तरफ के एक्सपर्ट्स बोलते हैं इंडिया है स्टेट नेशन। इंडिया एक ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत सारे नेशंस हैं, जबकि बीजेपी और उसके सेम व्यू रखने वाले लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, एक आइडेंटिटी है जो पूरे देश के लोगों को आपस में जोड़ती है, वो है हिंदुइज्म। तो ये दोनों आइडियोलॉजी का आपस में टकराव होता है। बहुत गहरा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि मतलब क्या है, स्टेट नेशन और नेशन स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस है, बता सकोगे ना? प्लीज बता देना। अभी देखो, कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज सिविक नेशनलिज्म? सिविक नेशनलिज्म का क्या मतलब है, बताइए। यहां पे आप सिविक नेशनलिज्म की डेफिनेशन देखिए। सिविक नेशनलिज्म को देखो लिबरल नेशनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये वैसा नेशनलिज्म है जिसमें जो लोग रहते हैं ना, वो कॉमन ट्रेडिशनल लिबरल वैल्यूज को शेयर करते हैं, जैसे फ्रीडम, टॉलरेंस, इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स, मल्टीकल्चरलिज्म। समझ गए? मतलब कि सिविक नेशनलिज्म एक ऐसा नेशनलिज्म है जिसमें जो कॉमन आइडेंटिटी है लोगों के बीच में, वो है ये लिबरल वैल्यूज। मैं फिर से बोलता हूं, जो हिंदू नेशनलिज्म है उसमें तो एक कॉमन आइडेंटिटी लोगों को आपस में जोड़ती है ना, वो है हिंदुइज्म। सिविक नेशनलिज्म में ये कॉमन जो लिबरल वैल्यूज है ना, ये कॉमन लिबरल वैल्यूज लोगों को आपस में जोड़ती हैं। और ये कॉमन लिबरल वैल्यूज हमारे देश में कहां से निकल के आती हैं? संविधान से। संविधान हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी संविधान इंडिया को एक सिविक नेशनलिज्म बनाता है। यह कहना है किसका? शशि थरूर का, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। मतलब कि अब वो देखो, कांग्रेस के लीडर हैं, वो जाहिर तौर पर बीजेपी के जो हिंदू नेशनलिज्म का कंसेप्ट है उसका विरोध करेंगे। वो बोलेंगे इंडिया एक हिंदू नेशनलिज्म नहीं है, इंडिया एक सिविक नेशनलिज्म है। तो सिविक नेशनलिज्म मतलब लोग आपस में कॉमन वैल्यूज को शेयर करते हैं, और वो कॉमन वैल्यूज निकल के आती हैं संविधान से। संविधान में कहां कहां से निकल के आती है? प्रीएम्बल में देख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स में देख लीजिए, डीपीएसपी में देख लीजिए। वो अंबेडकर का भी जिक्र करते हैं कि अंबेडकर ये मानते थे
कि वैसे तो देखो लोग अपने लीडर्स को खुद चुनेंगे जो उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कल को ऐसी सरकार बन जाए जो संविधान के विरुद्ध जाके काम करने लगे। तो ये इंश्योर करने के लिए डीपीएसपी भी ऐड किए गए कि जो सरकार बनती है उनको एक गाइडेंस दी जा सके कि आपको कैसे काम करना है, तो डीपीएसपी उसका काम करते हैं। फिर थोड़ी सी वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर लेते हैं शशि थरूर की। आज की जो बीजेपी की सरकार है वो संविधान को तोड़ने में लगी हुई है, वो संविधान की वैल्यूज को नहीं फॉलो कर रही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट काम कर रही है। इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के हिसाब से काम ना करना। तो बीजेपी की सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट काम नहीं कर रही है। तो ये जो पॉलिटिक्स है शशि थरूर और बीजेपी की, वो आपके लिए किसी काम की नहीं है। लेकिन ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ना, सिविक नेशनलिज्म का कंसेप्ट और नेशन स्टेट का कंसेप्ट, स्टेट नेशन का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे में भी पूछा जा सकता है। और कुछ लोग देखो ये भी बोल देते हैं कि इंडिया नेशन इन मेकिंग है। इंडिया, ये बात सच है कि अभी नेशन नहीं है, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला था इंडिया इज नेशन इन द मेकिंग। इंडिया धीरे धीरे अब नेशन बन रहा है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है देखो, हाल ही में जर्मनी का एक मिलिट्री वेसल जिसका नाम है जर्मन नेवी फ्रिगेट बेयर्न, ये मुंबई के कोस्ट पर पहुंचा। ये काफ़ी सारे देशों की यात्रा पर गया और फाइनली पहुंचा मुंबई कोस्ट पर। यहाँ पे नाम भी दिए होंगे, ये देखो जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर, इन सब देशों की विजिट करने के बाद ये फाइनली पहुंचा मुंबई कोस्ट पर। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बात इंपॉर्टेंट है इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप की। ये जो आर्टिकल लिखा है ना, ये लिखा है जर्मनी के एम्बेसडर ने, तो वो जाहिर तौर पर अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप के बारे में। वो बोलते हैं जर्मनी को अब रियलाइज हो चुका है कि वर्ल्ड में मेजर जो पावर स्ट्रगल है ना वो शिफ्ट होने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में वो कुछ फैक्ट्स भी देते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, नहीं ये नहीं है, ये है। इंडो पैसिफिक रीजन में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 65% हिस्सा रहता है। टोटल जो वर्ल्ड में 33 मेगा सिटीज़ है ना, उसमें से 20 तो इंडो पैसिफिक रीजन में है। इंडो पैसिफिक रीजन वर्ल्ड की जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूट करता है 62%। वर्ल्ड के मर्चेंडाइज ट्रेड में इंडो पैसिफिक रीजन कंट्रीब्यूट करता है 46%। और मोर देन हाफ जो ग्लोबल कार्बन एमिशन होता है ना, वो भी इंडो पैसिफिक रीजन से ही होता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन, आगे का वर्ल्ड में जो पावर स्ट्रगल होगा वो इस रीजन में होगा। ये रीजन वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात जर्मनी को अब समझ में आ चुकी है और जर्मनी इंडिया की तरह रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखता है। देखो एक इंपॉर्टेंट कोट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर में। एक होता है पावर ऑफ लॉ, यानी जो इंटरनेशनल लॉज है उनको फॉलो करना, और दूसरा होता है लॉ ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर मतलब जो देश ताकतवर हैं वो अपनी मनमानी करें, फॉर एग्जांपल चाइना। तो ये बोलते हैं जर्मनी और इंडिया दोनों ये पावर ऑफ लॉ में विश्वास रखते हैं, ये इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। ये नहीं मानते इस चीज को कि कोई देश जैसे चाइना साउथ चाइना सी में या फिर ईस्ट चाइना सी में मनमानी करता है, एग्रेसिवनेस शो करता है, दूसरे देशों के साथ जिन आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है उन पर अपना हक जमाता है, उनको चाइना का बताता है, वो सब गलत है। मतलब ये चीज़ें वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं इस आर्टिकल में, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि मतलब क्या है लॉ ऑफ पावर का। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो एंजेला मर्कल 16 सालों तक जर्मनी की चांसलर रही, लेकिन अब कमान संभाल ली है ओलफ शोल्ज ने दिसंबर 2021 में। तो इनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब मुलाकात हुई तो दोनों देशों ने इसी बात पर सहमति जताई कि दोनों देश मिलकर वर्ल्ड के जो कॉमन चैलेंजेस हैं उनको लेकर कोऑपरेट करेंगे, जिसमें से एजेंडा में सबसे टॉप पर है क्लाइमेट चेंज। देखो कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम इंडिया के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं सोल्व की जा सकती। इंडिया में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 16-17% है। इंडिया के पास दिसंबर 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी होगी, उसी प्रकार से जर्मनी भी इसी साल G7 की प्रेसिडेंसी संभालेगा। तो दोनों के पास एक मौका है मिलकर काम करने का, कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेने का वर्ल्ड की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनके अगेंस्ट, जिसमें से सबसे टॉप पर है क्या, क्लाइमेट चेंज। इसके बाद राइटर बोलते हैं जर्मनी ने इंडिया को 1.3 बिलियन यूरोस की डेवलपमेंट एड दी, जिसमें से 90% तो देखो क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। दोनों देश मिलकर
एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं महाराष्ट्र के धुले में। इसकी कैपेसिटी होगी 125 मेगावाट। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर, क्लीन और ग्रीन एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर जर्मनी जो है वो इंडिया की मदद कर रहा है। ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जब 26वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें विभिन्न देशों ने जो बातें बोली उनको प्रैक्टिस में ला रहे हैं इंडिया और जर्मनी मिलके। तो दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, रिलेशनशिप को एक बड़े लेवल पर ले जाने का स्कोप है, ऐसा राइटर मानते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।